हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले जाके पार्ट 1 देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पिछली वीडियो हमने देखा कि क्रिलिन टीएन यामचा ट्राई ऑफ डेंजर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी सीन चेंज होता है। हमें अर्थ को दिखाया जाता है और उन बातों को 1 महीना बीत चुका है। हमें क्रिलिन का घर दिखाया जाता है। गोकू और बीरस की फाइट की वजह से अर्थ पे काफी ज्यादा तबाही मची थी, जिसमें क्रिलिन का घर भी था। और उसके बाद हमें पेपरोनी, एंड्रॉइड 17 और 18 को दिखाया जाता है। पेपरोनी बोलता है, ये जो पीछे तुम सिनबोट देख रहे हो ये काफी काम की चीज है यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम बाकी है जिन्हें ठीक करने में मुझे 1 महीना लगेगा, तो तुम्हें 1 महीना रुकना पड़ेगा। लेकिन इतने समय के लिए और यहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है। मुझे पहले ही यहाँ 30 दिन हो चुके हैं। हमने पहले ही बहुत सारा समय गवा दिया है और मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। तो क्या हम चलें? पेपरोनी की बात सुन के एंड्रॉइड 17 और 18 जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड्रॉइड 18 बोलती है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ और मैं ये अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के लिए करूंगी। अब हमें वापस अपने ट्रैक पे आना होगा। और 17 अपने बेटे को बोलता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, अपनी माँ का ख्याल रखना। और तभी वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। और 18 जाते हुए अपनी बेटी को बोलती है, अपनी आंटी की मदद करना, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ। और पीछे से 17 का बेटा चिल्लाते हुए बोलता है, जब तक आप वापस नहीं आ जाते डैड, मैं आइलैंड का ध्यान रखूंगा। और 17 की वाइफ बोलती है, अपना ध्यान रखना डार्लिंग। और उनकी बात का जवाब देते हुए 17 बोलता है, मैं वादा करता हूँ। और फिर हमें सिनबोट को दिखाया जाता है। ये वही सिनबोट है जिसमें पेपरोनी अर्थ पे आया था। पेपरोनी एंड्रॉइड 17 और 18 को समझाते हुए बोलता है, ये सिनबोट लगभग तैयारी हो चुका है और हमें बस इसके अंदर अपनी लोकेशन डालनी है जहाँ हमें जाना है और अगले ही पल वो हमें वहाँ पहुँचा देगा। पेपरोनी एंड्रॉइड 17 और 18 को सब समझा ही रहा होता है कि वहाँ कोई आता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये है मार्जन रो और मिस्टर सेटन। मिस्टर सेटन यहाँ चीजों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, हेलो, मैं यहाँ मेयर के रिक्वेस्ट से आया हूँ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाउन हॉल के अंदर थे वो सब के सब जल गए और जलने से पहले उन्होंने क्रिलिन का घर दिखाया कि यहाँ कोई अननोन डिवाइस है। तो क्या इसका मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी है या फिर ये कोई गलत संदेश था? मिस्टर सेटन की बात का जवाब देते हुए पेपरोनी बोलता है, वो एक गलत संदेश था। हम सब तो मेरे दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो बस अपने सिनबोट को एक्टिवेट कर रहे थे। शायद उसी की वजह से यहाँ का मैग्नेटिक नेटवर्क कुछ समय के लिए खराब हो गया होगा। मैं माफी चाहूंगा आपको इतना परेशान करने के लिए। मेरा नाम पेपरोनी है, मैं एक साइंटिस्ट इंजीनियर हूँ। और आप कौन है? और ये बोलते हुए पेपरोनी अपना हाथ आगे बढ़ाता है सेटन से हाथ मिलाने के लिए। और मिस्टर सेटन सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि मुझे नहीं जानता। हम देखते हैं कि वो पीछे सिनबोट के साथ खेल रहा होता है। सिनबोट को देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, क्या ये कोई खाने की चीज है? और पेपरोनी की बात का जवाब देते हुए मिस्टर सेटन हंसते हुए बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। पेपरोनी बोलता है, सबसे ताकतवर? क्या तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में थे? मुझे माफ करना, मुझे तुम याद नहीं। और ये सुन के मिस्टर सेटन उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है और तभी वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाने लग जाता है। और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाते हुए मिस्टर सेटन बोलता है, मैं हूँ महान मिस्टर सेटन, मुझे दुनिया जानती है मेरी कमाल की मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से। और तभी अचानक से मिस्टर सेटन रुक जाता है। उसे बहुत ही झटका लगा होता है। मिस्टर सेटन को देख के लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। हम देखते हैं कि 17 के बेटे ने मिस्टर सेटन के हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ लिया है, जिसकी वजह से मिस्टर सेटन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपने दर्द को छुपा रहा है, दिखा नहीं रहा। 17 का बेटा गुस्से में बोलता है, यहाँ से हट जाओ तुम पागल इंसान, तुम मेरी बहन को मारने ही वाले थे। लेकिन तभी 17 की वाइफ अपने बेटे को रोक लेती है और बोलती है, सैफिर शांत हो जाओ, इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और 17 की वाइफ को देख के मिस्टर सेटन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरानी के साथ बोलता है, तुम तो क्राइस्टल हो, द सुपर मॉडल स्टार। और 17 की वाइफ स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मैं वही हूँ और तुम हो मिस्टर सेटन जो पूरी दुनिया के चैंपियन है अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से। और मिस्टर सेटन को देख के लग रहा होता है कि वो 17 की वाइफ के साथ प्यार में पड़ी गया है। मिस्टर सेटन बोलता है, क्या सच में तुम मुझे जानती हो? और ये सब देख के पेपरोनी 18 से पूछता है, क्या सच में, क्या वो सच में फेमस है, हाँ या ना? तुम्हें तो पता ही होगा। और 18 को देख के लग रहा होता है कि वो बस यहाँ बोर हो रही है, उसे इन चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो चाहती है जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चली जाए। और फिर
फिर हम माजन भो को देखते हैं जो कि किसी चीज को देख के काफी कंफ्यूज हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी सिनबोट को ही देख रहा है और वो उसे देख के काफी कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और तभी वो सिनबोट को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे जोर जोर से हिलाने लग जाता है। वो को लग रहा होता है कि शायद इसके अंदर कुछ है जो कि अभी बाहर निकलेगा, लेकिन इतना हिलाने के बाद भी उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। और ये देख के वो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है आखिरकार ये चीज क्या है, और गुस्से में आकर वो सिनबोट को खा जाता है। और तभी एंड्रॉइड 18, 17 और पेपरोनी का ध्यान वो की तरफ जाता है और ये देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये देख के वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो ने ये क्या किया और वो पेपरोनी की दुनिया में कैसे जाएंगे। वो उस सिनबोट को चबाने लग जाता है और वो तीनों वो को देख रहे होते हैं। वो के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लग जाती है और 18 तभी बहुत ही तेज भागती है ताकि वो को ऐसा करने से रोक सके। 18 सोच रही होती है कि क्यों हमेशा इसे गलत समय पे ही आना होता है। 18 वो के बिल्कुल पास ही पहुंच जाती है और वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। 18 वो को नहीं पकड़ पाती और ये देख के वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। 18 पेपरोनी को बोलती है पेपरोनी आखिरकार वो कहाँ टेलीपोर्ट हो गया है। और पेपरोनी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और बोलता है उसने सिनबोट को एक्टिवेट कर दिया था बिना नई लोकेशन डाले हुए, और अगर वो टेलीपोर्ट हो गया है तो सिनबोट ने रैंडमली कोई लोकेशन डाली होगी। जिस वक्त सिनबोट उसके मुंह में था उस वक्त उसके अंदर जो भी लोकेशन होगी वो वही टेलीपोर्ट होगा। अब उसे ढूंढना नामुमकिन है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। और 18 ये बात सुनकर थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है लेकिन जब तुम यहाँ आए तो पहले से भी कोई लोकेशन इसके अंदर होगी ना। पेपरोनी बोलता है हाँ, उसके अंदर पहले से लोकेशन सेट थी जो की थी यूनिवर्स 7 की, और अगर सिनबोट टेलीपोर्ट हो गया है इसका मतलब है कि उसकी लोकेशन चेंज हो गई थी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। और 17 ये सब सुनकर गुस्से में बोलता है मुझे पता ही था इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। और मिस्टर सेटन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। मिस्टर सेटन बोलता है मुझे यहाँ क्या चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और तुम्हारी मैजिक ट्रिक काफी कमाल की थी पेपरोनी, पर मुझे ये बताओ कि बू कहाँ है। और तभी हम माजन बो को देखते हैं जो कि कहीं दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है और सिनबोट भी यहाँ आके खराब हो चुका है। माजन बो देख रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ आ गया है। दरअसल माजन बो आ चुका है डीमन रेल में जहाँ डीमंस रहते हैं और वो खुद भी एक डीमन ही है। हम देखते हैं कि इस जगह बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और हर जगह पर डीमंस ही डीमंस है जो कि बू की तरफ आ रहे हैं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है। ये वही समय है जब गोहान उस वायरस को लेके भाग रहा होता है और वो सभी गोहान को चारों ओर से घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी गोहान को बोलता है इस बोतल के साथ यहाँ से निकलने का तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, इस बोतल को नीचे रख दो और अपने हाथों को ऊपर कर लो। और ये सुन के गोहान काफी सीरियस हो जाता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाता है। और तभी गोहान अपनी आंखें खोलता है और उस बक्से को उस बोतल के साथ हवा में फेंक देता है। गोहान सोच रहा होता है आज कि मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई होती, पर इन्होंने मेरे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। और ये बोलते हुए वो अपने चश्मों को निकाल लेता है। अब गोहान लड़ने के लिए तैयार है और वो सभी गोहान को देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तभी अचानक से वो गार्ड गोहान के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन गोहान उन सभी गोलियों को अपनी खाली हाथों से पकड़ लेता है। और ये देख के गोहान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होता है। गोहान उन सभी गोलियों को नीचे गिराता है और अपना अटैक करना शुरू कर देता है। और जब तक उन सभी को कुछ समझ आता गोहान उन सभी को मार के बेहोश कर चुका होता है। गोहान ने इतनी स्पीड से किया होता है कि उन गोलियों ने अभी तक जमीन को छुआ तक नहीं होता। लेकिन तभी गोहान का ध्यान उस बक्से की तरफ जाता है जिसके अंदर वो वायरस है और वो बक्सा जमीन पे टकराने ही वाला होता है। और गोहान ये देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जितनी जल्दी हो सके दीवार पे पैर लगाता है और पूरी ताकत के साथ उसे पकड़ने के लिए जंप करता है। और फिर हमें जिरन और डिस्पो को दिखाया जाता है। वो दोनों गोहान को देखने जा रहे होते हैं कि आखिरकार वो रह कहाँ गया। जिरन डिस्पो को बोलता है डिस्पो तैयार हो जाओ, हम उसी खिड़की से अंदर जाएंगे जहाँ से गोहान गया था। और तभी वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं खिड़की को तोड़ के। और तभी उन्हें गोहान की एनर्जी महसूस होती है और वो उड़ के बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो गोहान के पास पहुंच जाते हैं। जिरन गोहान को बोलता है गोहान तुमने हमें कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। फिर हम गोहान को देखते हैं, गोहान ने उस बक्से को पकड़ लिया है और अब चीजें बिल्कुल ठीक है। गोहान स्माइल करते हुए बोलता है यहाँ चीजें थोड़ी सी खराब हो गई थी, मुझे माफ कर देना। और फिर डिस्पो गोहान से पूछता है तुम वहाँ से नीचे क्यों नहीं आए। गोहान
गोहान बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। डिस्पो बोलता है जिस खिड़की से तुम अंदर गए थे तुम उससे बाहर भी तो आ सकते थे, तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये सुन के गोहान थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फेस बनाता है और बोलता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और गोहान की बात सुन के जीरन और डिस्पो काफी बुरा चेहरा बनाते हैं। और तभी वहाँ एक टेम्पो आता है जो कि आर्मी का होता है। इसके अंदर होते हैं पूरी की पूरी प्राइड ट्रूपर्स की टीम। वो यहाँ इन सभी के सभी क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने आए होते हैं। और तभी वो गार्ड सोल्जर बोलता है जिसने गोहान के ऊपर गोली चलाई थी, रुको मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट के लिए ही काम करता हूँ। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसे उसके बाद भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और जीरन गोहान को बोलता है ये भी ठीक है, मारने से ज्यादा डर जरूरी होता है और तुम अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे। गोहान ये सुन के हंसता है। और तभी प्राइड ट्रूपर्स का लीडर गोहान की तरफ आता है और बोलता है सन गोहान, सन गोहान। और गोहान ये देख के काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो भी एक प्राइड ट्रूपर है। और उनका लीडर केसरल अपनी जेब से कुछ निकालता है और गोहान को बोलता है जवान तुमने अपनी ड्यूटी पूरी की। जीरन और डिस्पो ने मुझे तुम्हारी तारीफ करते हुए काफी कुछ बताया था, तुम्हारी बहादुरी के बारे में और तुम्हारे बारे में। तुम पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम खुद को साबित कर चुके हो, लेकिन ये मिशन पूरा करके तुम हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरे हो और हमें लगता है कि तुम बेसहारा लोगों के काफी काम आ सकते हो। और अगर मैं साफ सीधा कहूँ तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम हम ब्रदर्स में से एक हो, अब तुम एक प्राइड ट्रूपर हो और आज रात से ही तुम हमारे 82th मेंबर हो प्राइड ट्रूपर्स के। और ये बोलते ही वो गोहान को कुछ देता है, शायद ये प्राइड ट्रूपर्स की ड्रेस है। और ये सुन के गोहान काफी खुश होता है और गोहान की ज्वाइनिंग के लिए वो सब सेलिब्रेशन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो सब रेस्टोरेंट में खा पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है तुम्हें दोबारा से कांग्रेचुलेशन गोहान, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता लेकिन मैं तुम्हें अभी से प्यार करने के लिए तैयार हूँ मेरे बेटे। और ये सुन के वो सभी के सभी हंसने लग जाते हैं और मैं नहीं जानता इस प्यार को लेके उसका क्या मतलब है। और तभी दूसरा मेंबर बोलता है प्लीज जनरल थोड़ा सा शांत हो जाओ। और तभी एक और मेंबर गोहान को बोलता है उनकी बात का बुरा मत मानना गोहान, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। गोहान बोलता है चिंता मत करो, मुझे अच्छा लग रहा है, आखिरकार एक मिशन के बाद तुम्हें मजा करना चाहिए। डिस्पो बोलता है हाँ गोहान तुमने बिल्कुल सही कहा, पर वो ये नहीं करता। फिर डिस्पो बोलता है खैर गोहान तुम हमें अपनी फैमिली के बारे में बताओ, हम तुम्हारे फादर को तो जानते हैं लेकिन हम बस उतना ही जानते हैं। गोहान बोलता है मेरा एक छोटा भाई है जो कि 16 साल का है और मेरी माँ का नाम है चीची, वो एक कमाल की औरत है। वो हमेशा चाहती है कि मैं और मेरा छोटा भाई कामयाब हो और मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ का नाम है विडेल और मेरी बेटी का नाम है पैन। और ये सुन के डिस्पो थोड़ा सा शौक होता है और काफी खुश भी होता है। डिस्पो बोलता है तुम्हारी एक बेटी है, कांग्रेचुलेशन गोहान, वो काफी क्यूट होगी, तुम्हारे पास क्या उसकी कोई फोटो है? और गोहान उन सभी को अपनी बेटी और अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है और डिस्पो ये देख के काफी खुश होता है। डिस्पो बोलता है तुम सब काफी अच्छे लग रहे हो, रुको मैं तुम्हें अपनी परिवार की फोटो दिखाता हूँ। और गोहान खुश होकर बोलता है ओ तो तुम भी एक फादर हो? और डिस्पो बोलता है हाँ ये देखो फोटो। और तभी गोहान उस फोटो को देखता है, हम देखते हैं कि डिस्पो के बहुत सारे बच्चे हैं। डिस्पो बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये सभी काफी क्यूट हैं? और ये देख के गोहान थोड़ा सा नर्वस होता है और स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारी तो काफी छोटी सी फैमिली है। और डिस्पो हंसते हुए बोलता है तुमने सही कहा, पर ये सब मेरे सबसे छोटे बच्चे हैं, मैं इन पे बहुत ही ज्यादा प्राउड करता हूँ। और गोहान ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। गोहान बोलता है तुम्हारा मतलब तुम्हारे और भी बच्चे हैं? और तभी रेस्टोरेंट में कोई आता है और उनका मेंबर बोलता है वहाँ देखो कौन आ गया। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये है बेलमोट और टोपो। और बेलमोट काफी खुश लग रहा होता है। बेलमोट बोलता है मैं अभी भी मौत का सामना करके आया हूँ लेकिन हम दोनों की कुछ खास बनी नहीं तो मैं वापिस आ गया। और तभी सीन चेंज होता है, हमें वापिस से गोटन और ट्रंक्स की ट्रेनिंग को दिखाया जाता है। ट्रंक्स बोलता है हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बस एक ही सहारा है, वो दरवाजा जो तुमने देखा था, मुझे पक्का यकीन है हमारा बस एक ही तरीका कामयाब होने का, बस वही एक रास्ता, वो दरवाजा। गोटन बोलता है तुम भी उसे जरूर पालोगे, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि मैं पा सकता हूँ तो कोई सवाल ही नहीं बचता कि तुम नहीं कर सकते। और ये सुन के ट्रंक्स बहुत ही ध्यान लगाने लग जाता है, काफी ज्यादा कंसंट्रेट करने लग जाता है जैसे गोटन कर रहा था। और ये करते हुए ट्रंक्स बोलता है ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। और तभी अचानक से ट्रंक्स को कुछ महसूस होता है और ट्रंक्स भी वहीं पे आ जाता है जहाँ पहले गोटन आया होता है। और ट्रंक्स
काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मैंने ये कर लिया, और तभी ट्रंक्स को एक आवाज आती है, ट्रंक्स ट्रंक्स। और ये सुन के ट्रंक्स काफी हैरान हो जाता है और वो आवाज दोबारा से आती है, ट्रंक्स क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और तभी ट्रंक्स बोलता है, गोटन क्या ये तुम हो? और फिर हम गोटन को देखते हैं। गोटन भी ध्यान लगा के वहाँ पे आ गया होता है और ट्रंक्स बोलता है, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं भी वहाँ पहुँच चुका हूँ, पर मुझे तुम कहीं भी दिख नहीं रहे हो। वहाँ पर मुझे एक दरवाजा दिख रहा है और मुझे लगता है कि हमें इसे खोलना चाहिए। और गोटन खुद को बोल रहा होता है कि अगर हमें कोई रास्ता ढूंढना है तो हमें इस दरवाजे को खोलना ही होगा। और तभी उसे कुछ दिखता है और गोटन बोलता है, रुको, मुझे इस दरवाजे में अपनी रिफ्लेक्शन की जगह वो ट्रंक्स दिख रहा है। और ट्रंक्स बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी वही दिख रहा है। और गोटन ये देख के अपना हाथ हिलाने लग जाता है और बोलता है, ये काफी अजीब है, वो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। और ट्रंक्स भी अपने गाल को खींचने लग जाता है और बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी वो दोनों कुछ महसूस करते हैं, उन दोनों को ही कुछ दिखता है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि एक पल के लिए मुझे रिफ्लेक्शन में तुम दिखे, गोटन्स नहीं। और ये सब देख के गोटन थोड़ा सा शौक में पड़ जाता है और बोलता है कि शायद इन सब का कोई मतलब हो। ट्रंक्स जब मैं 3 गिनूं तुम अपना हाथ ऊपर उठाना अपनी उंगलियों को फैलाते हुए, 1 2 3। और 3 बोलते ही वो दोनों अपने हाथ को एक साथ उठाते हैं और ट्रंक्स बोलता है, मैं तुम्हें दरवाजे के आर पार देख पा रहा हूँ। और तभी वो दरवाजा खुलता है और तभी वो दरवाजा पूरी तरह खुलता है और हमें वहाँ गोटन्स दिखाया जाता है। गोटन बोलता है, तुम तो सही में यहाँ हो गोटन्स। ट्रंक्स बोलता है, क्या इसी का मतलब है अपने अंदर के डीमन को फेस करना? और तभी गोटन ट्रंक्स को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाता है और बोलता है, अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा है, अपने अंदर के डीमन का मतलब है ट्रंक्स। और ट्रंक्स बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और ट्रंक्स बोलता है, फ्यूज होने के बाद तुम्हारा एक साथ एक काम करना कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ काम खुद ही खुद होगा। फ्यूज होने के बाद तुम्हें टीम वर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है और इसीलिए हमें एक दूसरे को समझना होगा बिना फ्यूजन पे डिपेंड हुए। और ये बोलते ही गोटन्स गायब होने लग जाता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को अभी तक कंप्लीट नहीं किया होता और ट्रंक्स बोलता है, चलो करें, या तो इस बार या फिर कभी नहीं। और ये बोलते ही वो दोनों एक साथ पंच करते हैं और जैसे ही वो दोनों पंच करते हैं उस डिवाइस के बीच की बॉल फट जाती है, जिसका मतलब है कि उन दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया है। और तभी विश का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है। उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वो बहुत ही टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फाइनली वो दोनों विश की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, विश ये तो बहुत ही ज्यादा आसान थी, अगली बार हमें थोड़ी मुश्किल ट्रेनिंग देना। और ये बोलते ही वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और विश उन दोनों की तरफ हंसते हुए बोलता है, ठीक है ठीक है। और तभी विश को कुछ महसूस होता है और वो आसमान की तरफ देख के बोलता है, फाइनली इतने सालों के बाद आपने वापस जाने का डिसाइड कर ही लिया लॉर्ड बीरस। हम देखते हैं कि विश आसमान की तरफ लॉर्ड बीरस को जाते हुए देख रहा होता है और फिर हमें बीरस का प्लेन दिखाया जाता है। ये बीरस के जाने से पहले का समय है। हमें ओरिकल फिश दिखाई जाती है। ओरिकल फिश बीरस को बोलती है, पहले विश उन 2 सेयंस के साथ यहाँ से चला गया और अब आप भी जा रहे हो, आप मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, आखिरकार मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? बीरस बोलता है, तुम अर्थ पे जाओ, तुम्हें वहाँ काफी अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलेगी। और ओरिकल फिश बोलती है, पर क्यों, मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता? और बीरस स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं मेरी प्यारी मछली, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बीरस को हमने पहले ऐसे कभी नहीं देखा होता। बीरस काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है। ओरिकल फिश बोलती है, लेकिन आपकी जर्नी तो काफी लंबी है, आपको किसी की कंपनी की जरूरत तो पड़ेगी। बीरस बोलता है, जो ये सिचुएशन आ रही है, जो ये लड़ाई आ रही है, ऐसे हालात में अगर मुझे किसी की कंपनी की जरूरत है तो वो है शांति की, तो इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा और यही मेरे आखिरी शब्द हैं। और ये बोलते ही लॉर्ड बीरस जाने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कंप्लीट ड्रेस को पहनता है। और ये देख के ओरिकल फिश काफी खुश होती है और वो बोलती है, आप तो ये ड्रेस बहुत ही कम पहनते हो लॉर्ड बीरस। और बीरस बोलता है, हाँ मैं ये ड्रेस सिर्फ तभी पहनता हूँ जब मुझे घर जाना होता है। और बीरस खुद को ही मन में बोलता है, मैं वापिस आ रहा हूँ फादर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 यही खत्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।